हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें खास तौर पर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक और सैयद वंश और खिलजी वंश से संबंधित बनने वाले सवालों को हम लोग देखेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। सवाल देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इल्तुतमिश ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना की थी। उसमें एक विभाग था लोक निर्माण विभाग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में अगर नहरों का जो दिल्ली सल्तनत में विकास किया गया था वह गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, लेकिन अगर सबसे अधिक नहरों की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका इनका निर्माण करवाया था। कहा जाता है फिरोज तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? गुलामों की, विद्वानों की, शिल्पकारों की या दार्शनिकों की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गुलामों की। कहा जाता है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक को गुलाम अति प्रिय थे और वह अपने सेवादारों से ये कहा करता था, अगर किसी सेवादार को या किसी मनसबदार को या इक्तादार को अगर उसे कोई उपहार देना हो तो वह उपहार के बदले उसे गुलाम दे दे। तो कहा जाता है दोस्तों, उस समय फिरोज शाह तुगलक के पास गुलामों की संख्या 1,80,000 थी, यानी 80,000 गुलाम थे उसके पास। यह एक बहुत बड़ी संख्या थी दोस्तों, और कहा जाता है कि गुलामों के लिए ही उसने एक अलग से विभाग बनवाया था और विभिन्न गुलामों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया था। तो सबसे अधिकता की शासनकाल में किसकी अधिकता थी? तो गुलामों की अधिकता थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर या हिसार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फतेहपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे? फलों की, खाद्यान्नों की, धातुओं की या परिवहनों की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी फलों की गुणवत्ता में फिरोज शाह तुगलक द्वारा सुधार किए गए थे। और कहा जाता है दोस्तों, इसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे भी बाग भी लगवाए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर या व्यापारियों पर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ब्राह्मणों पर। कहा जाता है दोस्तों, जिस समय 711 या 12 ईस्वी में 711 12 ईस्वी में अरबों का आक्रमण भारत पर होता है, यानी सिंध प्रांत पर, उसी समय जो अरब आक्रमण का सिपह सालार था मोहम्मद बिन तुगलक, कहा जाता है कि उसने यहाँ के रहने वाले हिंदुओं पर एक नया कर, जिसे जजिया कर कहा जाता है, जजिया कर लगा दिया था। लेकिन उसमें क्या होता था, दिव्यांग, गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति और ब्राह्मण को छूट दी गई थी। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासन गद्दी पर बैठता है तो उसने सर्वप्रथम क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी क्या था, जजिया कर लगा दिया था। अगर जजिया कर का अंतिम बादशाह कौन था जिसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने उन मानव 1700
1319 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी जजिया कर सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो भारत में 711 या 12 ईस्वी में इसको लगाया गया था, और 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसे पूर्णतः क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया था। बीच में विभिन्न बादशाहों ने इसे समाप्त फिर पुनः चालू किया था, लेकिन अंतिम रूप से जजिया को मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। कब? 1719 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? अनुवाद विभाग, दीवाने खैरात विभाग, लोक निर्माण विभाग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अनुवाद विभाग। यानी एक दूसरे की संस्कृत को, भाषा को या उनके रीति रिवाज को समझने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग, जंगेज खां, तातर खां, या जलालुद्दीन मकबरनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, जो आक्रमण 1398 ईस्वी यानी 1398 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, या 1526 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अगर हम 1526 की बात करें तो बाबर के द्वारा, यानी बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया गया था, और इसी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। यानी इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद, या नुसरत शाह। तो आपका राइट आंसर है सी, नसरुद्दीन महमूद। यानी कहा जाए दोस्तों, जो तुगलक वंश था, यानी तुगलक वंश राजवंश की बात करें, यह 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक का दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है, शासन करता है। और इसी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, या खिलजी वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सैयद वंश। जैसे ही तैमूर आक्रमण हुआ था उसके बाद कहा जाता है जो तुगलक वंश था, इसकी जो स्थिति थी वह डामाडोल होता है और यह पतन की तरफ जाता है। और इसी के बाद 1414 ईस्वी में, यानी 1414 ईस्वी में एक वंश की स्थापना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैयद वंश कहते हैं। सैयद वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है वह कितने शासन पीरियड रहता है उसका? 1414 से लेकर 1451 तक का, यानी 1451 तक का सैयद वंश दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है, शासन करता है। अगर हम लोदी वंश की बात कर लें तो लोदी वंश जो है यह 1451 से लेकर 1526 तक का, यानी यह 1526 तक का दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? मेवात, जीनपुर नहीं सर दोस्तों, यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यह जौनपुर होना चाहिए। जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर,
चंदावर या संभात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जौनपुर को विजित कौन किया था बाद में, जब वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान के नाम पर एक शहर की स्थापना की थी, जिसे हम लोग जौनपुर के नाम से जानते हैं। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो यह जौनपुर क्या होता है, आजाद हो जाता है। इसी को बाद में बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर पर आक्रमण करके उसे पुनः दिल्ली साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो इसकी सब सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वह जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल करना था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ये लोदी को प्रथम अफगान कहा जाता है, यानी अफगान शासन कहा जाता है, इसलिए अफगान मूल के लोदी वंश के जो शासक थे वो थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने व उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में, यानी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी जाती है और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी? तो वह आपका राइट आंसर कौन होगा? सिकंदर लोदी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? गुल रुखी, दोस्तों ये भी होगा दोस्तों गुल रुखी, गुल रुखी, गुल रुखी, सुबाइयान, रवानी या अफरुख? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी गुल रुखी के नाम से सिकंदर लोदी क्या है, अपनी कविताओं की रचना करता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या शाहजहां? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या महमूद लोदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इब्राहिम लोदी। कहा जाता है दोस्तों बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की जाती है और इसी लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है वह होता है इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र होता है और बहलोल लोदी का पोता होता है। जो सिकंदर लोदी होता है यह जो है दिल्ली सल्तनत पर 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का, यानी 1526 ईस्वी तक का दिल्ली की सल्तनत पर कौन शासन करता है? तो इब्राहिम लोदी करता है। अगर दोस्तों आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो वह भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? इब्राहिम लोदी। यानी इब्राहिम लोदी लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ही था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अरबी, फारसी, तुर्की या उर्दू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी फारसी भाषा को सल्तनत काल में राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। कहा जाता है दोस्तों सल्तनत काल में ही उर्दू भाषा का भी विकास हुआ था, लेकिन इसे राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातर या अरब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान थे वो किस वर्ग से संबंधित थे? तो तुर्क वंश से संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना, राजस्व,
कृषि या मनोरंजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो दीवाने अमीर को ही विभाग था, या कृषि की उपज को बढ़ाना, या कृषि की विभिन्न प्रजातियों को उगाना आदि से संबंधित विभाग था। यानी इसका संबंध किससे बनता है, तो कृषि के क्रियाकलापों से इसका संबंध बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीवाने अमीर को ही। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इसका संबंध किससे था, तो कृषि विभाग से था। इसका संबंध किससे था, कृषि विभाग से था। यानी यह कौन सा विभाग था, कृषि विभाग था, और कृषि की घटनाओं को देखता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सरिया, सॉरी दोस्तों यहां अम्मा की जगह शरिया यानी शाह होना चाहिए, शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? कृषि कर, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर, विवाह कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शरिया कानूनों में विवाह कर को मान्यता नहीं दी गई है। तो आपका राइट आंसर है डी, विवाह कर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? यानी इसे पूछ रहा है कि एकता व्यवस्था में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ये बात सही है, क्योंकि जो इक्तादार होता था अपने यहाँ राजस्व को इकट्ठा करता था और उसे बाद में क्या करता था, अपने खर्चे निकालने के बाद इसे सुल्तान के कोष में जमा करा देता था। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। सियासतनामा में ही एकता व्यवस्था की सर्वप्रथम हमें जानकारी प्राप्त होती है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो आपका पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सी वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि जो एकता से एकत्रित राजस्व होता था उसमें जो सैनिक यानी उसमें जो इक्तादार होता था वह अपने सैनिकों के खर्चे और अपने खर्चे निकालने के बाद जो अवशेष बचता था वह सुल्तान के खाते में जमा कराता था। यानी इक्ता से जो एकत्रित राजस्व वो सीधा सुल्तान के खाते में न जाकर उस इक्तादार के खाते में आता था। इसलिए आपका सी वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था? पटवारी, रावत, चौधरी, मलिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी चौधरी जो था या ग्रामीण स्तर पर क्या था, एक तरह से राजस्व अधिकारी था। अगर प्रांतीय स्तर पर हम बात करें तो इसका जो राजस्व अधिकारी होता था उसे हम लोग क्या कहते थे, दीवान कहते थे। यानी दीवान जो होता था ये प्रांत स्तर पर राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और ग्रामीण स्तर पर राजस्व का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे हम किस क्या नाम से जानते थे, चौधरी के नाम से जानते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खरीद किससे कहते थे? राजकीय कारखाने में काम करने वाले कारीगर, सुल्तान के अंगरक्षक, सरकारी कोष के अधिकारी, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर। जो खरीद होते थे या कौन होते थे, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर होते थे। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि संबंधी कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जो जवाबित था वह राज्य का कानून था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हदीस है एक इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, या मनसबदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी इस्लामिक कानून। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? किस्मते गल्ला, गल्ला बख्शी, मशाहत, या गाजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मशाहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल यानी जो यहाँ यानी
जो फाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो फाजिल होता था वह इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को ही हम लोग फाजिल के नाम से जानते थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम सॉरी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के जो अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।